दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार, कार्यविधि, सिद्धांत, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा समझेंगे। चलिए सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि आखिरकार जो ट्रांसफार्मर है ये है क्या। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है, मतलब घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। अब ये कौन सा घटाता है, कौन सा बढ़ाता है, इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला प्रकार यहां पर देखिए आपका जो होता है अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर देखिए क्या करता है, तो यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। देखिए हमने बात किया यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। तो अब इनमें से कौन सा बढ़ाता है, देखिए तो अपचायी ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है घटाता है लेकिन धारा के मान को बढ़ा देता है। जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। ये अपचायी ट्रांसफार्मर करता है। इसका जो चित्र है इसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये जो पटलित कोण इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है ना, लोहे के पटलित कोण होते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो ये जो आपका द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम होती है अपचायी ट्रांसफार्मर में, लेकिन जो अपचायी ट्रांसफार्मर है इसमें आपका जो प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब द्वितीयक से। ठीक है, ये चित्र आपको इस प्रकार से बना देना है। और हाँ, यही ध्यान रखना है कि कुंडलियां जो होती है ना वो द्वितीयक में कम होगी फेरों की संख्या और प्राथमिक में ज्यादा होंगी। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर पटलित कोण है, तो इतना आपको बता देना, ये होता है अपचायी ट्रांसफार्मर। उम्मीद करूंगा समझ होंगे आप लोग, बहुत इजी है। और बस इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। एक आप लोग याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर क्या होता है, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है ये ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है। इसमें क्या हो रहा था, प्रत्यावर्ती वोल्टेज घट रहा था, धारा का मान बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज बढ़ रहा है और धारा का मान घट रहा है। देखिए एक याद करेंगे दूसरा याद होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसमें चित्र में देखिए, चित्र में भी अगर देखिए तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और पटलित कोण वैसे ही है। और यहाँ पर क्या था, प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा थी, द्वितीय में कम थी। तो कह सकते हैं ना कि ये एक दूसरे के देख सकते हैं अपोजिट है। बिल्कुल एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बस माइंड में आपको रीड कर लेना अच्छे से, मतलब तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा इसी तरीके से आपको करके आना है। अब इसकी जो कार्य विधि है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कार्य विधि को भी देखते हैं, फिर सिद्धांत को समझेंगे। इससे सूत्र भी कुछ आते हैं आपके, जो कि मतलब न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आ जाता है इससे रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे कैसे इसके जो है सूत्र से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो कार्य विधि में आप नजर डालिए, बहुत ही आसान है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो देखिए कार्य विधि क्या है कि जब इस चित्र के अनुसार देखेंगे, ठीक है ना, ये जो हमारा डायग्राम है, तो इस चित्र के अनुसार हम लोग कार्य विधि को समझेंगे। यहां पर देखिए 2 कुंडलियां हैं, तो कह रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, देखिए आपको पता है कि जब हम लोग वोल्टेज को निवेश करेंगे, यानी कि वोल्टेज को हम लोग भेजते हैं, तो आप कहां से भेजेंगे, प्राथमिक कुंडली से ही भेजेंगे। ठीक है ना, यहां से। तो जब प्राथमिक कुंडली में आप लोग वोल्टेज लगाते हैं या भेजते हैं, तो यहां पर कहेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यानी कि पहली कुंडली में क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है जब हम लोग लगाते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता। फिर इसके बाद यहां पर देखिए, यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। जो इसका कोण है, ठीक है ना, जो पटलित कोण होते हैं, इनके बीच क्या करता है, जब हम लोग वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है, और जब धारा बहेगी तो इनके बीच क्या करता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कोणों के बीच में। ठीक है ना, जो पटलित कोण होते हैं, तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, आता है। और जब ये कोण के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। मतलब द्वितीय कुंडली में फिर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। और जब आपको पता है कि जब बार बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फिर उसी आवृत्ति का द्वितीय कुंडली में क्या करता है, वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से
ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप जो है प्राथमिक में वोल्टेज दें तो द्वितीयक में पहुंच जाए। ये पहले यहाँ पर वोल्टेज लगाएंगे, इसमें धारा बहेगी तो इसके कोणों के बीच यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, हर जगह। और यहाँ पर द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो है बार बार परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इसी आवृत्ति का, जिस आवृत्ति में हमने यहाँ पर वोल्टेज दिया था, इसी आवृत्ति का यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का जो है कार्य सिद्धांत यानी कार्य विधि। अब बात करें इसके सिद्धांत की, तो सिद्धांत को भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए एक नज़र में। देखिए सिद्धांत में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के शेरों के बीच फेरों की संख्या एनपी व एनएस है। देखिए यहाँ पर एनपी का मतलब क्या है, देखिए एन हो गया आपका फेरों की संख्या, और पी आपका मतलब प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, ठीक है, और एस मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक में एनएस। अब यहाँ पर देखिए एनपी में फेरों की संख्या ज़्यादा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये है ना, तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरे ज़्यादा है, द्वितीयक में कम है। इसी प्रकार से ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीयक में ज़्यादा है। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इसमें आपका फैराडे का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे हम लोग फैराडे का नियम। देखिए लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, अब यहाँ पर ईपी मतलब कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ईपी, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस और एनपी यानी प्राथमिक कुंडली एनपी डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में ये परिवर्तन है टाइम के सापेक्ष। तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद ये तो हमारा हुआ प्राथमिक कुंडली के लिए। अब ऐसे ही आपको द्वितीय कुंडली में आना, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अब आपको द्वितीय कुंडली में देखिए आना, तो यहाँ पर लिखेंगे ईएस। अब यहाँ पर मतलब सेकेंडरी के लिए हो गया, द्वितीय के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। देखिए हमने क्या किया, विद्युत वाहक बल हम निकाल रहे हैं फैराडे के नियम से। फैराडे का नियम आपको पता होता है, ठीक है ना, ई बराबर इस प्रकार से होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, और माइनस चिन्ह तो आपको यहाँ पर पता है कि चुंबकीय फ्लक्स को जो परिवर्तन का दर का विरोध करता है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम हम लोग यहाँ पर नियम जो है लगा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक कुंडली के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पी कर दिया, यहाँ पर पी कर दिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब अगर कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें निकालना है ईएमएफ, तो फिर क्या करेंगे, इसको ईएस और यहाँ पर एनएस कर देंगे, बस ये दो हमारा समीकरण बन गया। फिर इसके बाद आपको लिखना है समीकरण एक का दो में भाग देने पर, समीकरण एक का दो में भाग करा देंगे। तो एक हमारा क्या है, ईपी है, तो इधर का ईपी अपॉन ईएस, ईपी अपॉन ईएस, ठीक है, इक्वल टू इधर का देखिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एनपी अपॉन एनएस हो जाएगा, और डी फाई अपॉन डी से डी फाई अपॉन डी कैंसिल, तो बचा क्या, एनपी अपॉन एनएस। ये आपका एक तीसरा जो है सूत्र बन गया, या कहें तो समीकरण, ये सूत्र भी है, ठीक है ना। इसको काम में आपके आएगा जब फेरों की संख्या दी हुई होगी और एक विद्युत वाहक बल किसी का दिया होगा, किसी कुंडली का, तो एक को आपको निकालना होता है, ऐसा ये काम में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, जो पहली कुंडली है, ठीक है ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता वीपी के बराबर हो जाता है, होगी, और इस प्रकार द्वितीय कुंडली में ईएस वोल्टता वीएस के अनुरूप होती है, यानी कि इक्वल। तो यहाँ पर आप इसी जो है समीकरण के अनुसार यहाँ पर कर देंगे वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू ईपी अपॉन ईएस। ये पूरा का पूरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आपको द्वितीय कुंडली या प्राथमिक कुंडली में से किसी में से आपको शक्ति ज्ञात करनी है, तो फिर आप यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे, ई एस गुणे आई एस इक्वल टू ई पी गुणे आई पी। आई पी और आई एस का मतलब समझ रहे हैं, ये द्वितीय कुंडली में धारा हो गई और ये आपकी प्राथमिक कुंडली में धारा हो गई, ठीक है ना। तो ये भी आपका फॉर्मूला है। तो ये वाला सूत्र और ये दोनों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा यार आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।